हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ फिर से एक नया वीडियो। आज हम लोग क्लास 12th वाले बच्चों का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये क्लास 12th वाले बच्चों का इंग्लिश का चैप्टर 1 है। और आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका समरी पढ़ेंगे। और यह जो समरी है आपको एग्जाम में 5 नंबर दिलाएगा। तो बच्चों, आज का क्लास आपके लिए बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपके ज्ञानेंद्र सर लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द, एक एक वर्ड का आपको हिंदी बताएंगे। ऐसा आज तक यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि ज्ञानेंद्र सर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं, जो कि लाइन बाय लाइन हिंदी बताएंगे। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत मज़ेदार होगा। और ख़ास करके ये जो समरी पूछा जाता है, समरी का मतलब हो गया बच्चों सारांश। एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर दिलाएगा, तो आपको 5 नंबर लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है। और मैं आपको एक एक वर्ड का हिंदी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, क्लास 12th वाले बच्चे जो भी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लिए हुए हैं, तो यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह वीडियो सबके लिए काम आएगा। तो चलिए क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज एक प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं, तो उन सब से मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, तो भाई वीडियो को पूरा देख लेना है, और आपको खुद पता चलेगा कि इस वीडियो में आपके लिए कितना कुछ हम नया करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। देख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देख सकते हैं आप, यहाँ पर उनका हिंदी लिखा हुआ है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का नाम हिंदी में जान लेंगे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ज्ञानेंद्र सर आपको लाइन बाय लाइन हिंदी पढ़ाने वाले हैं। हिंदी को हम स्पेशल लेके चलेंगे। खास करके बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं, उनको हिंदी में काफ़ी दिक्कत होती है। इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में उनका हिंदी समझ में उसको नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा है कि क्यों नहीं बिहार बोर्ड वाले बच्चों को स्पेशल मदद किया जाए, उसको हिंदी लाइन बाय लाइन समझाया जाए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले बच्चों, इसका आपको हिंदी मालूम होना चाहिए। इंडियन मतलब हो गया भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और कल्चर का मतलब हो गया संस्कृति। एंड का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, और होता है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा सा भारत है। यही भारत की खूबसूरती है। देख सकते हैं आप, साउथ इंडिया में यदि अगर आप जाएंगे, तो आपको इस प्रकार का जो क्लासिकल डांस है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और यही है भारत की खूबसूरती, जो कि और कहीं विदेशों में नहीं है। तो और यह जो चैप्टर है, यह आपके महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में एक नंबर आपको मिलेगा इस चैप्टर से, कि लेखक का नाम आपको पूछा जाएगा, यानी राइटर का नाम आपको पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइटर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी हो जाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ महात्मा गांधी जी हैं। और ख़ास करके महात्मा गांधी को हमारे हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता है भाई, बच्चा बच्चा जानता है। हर नोटों में इनका तस्वीर होता है ना जी। तो इनके बारे में तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट ऑथर, यानी लेखक के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, जो कि आप बचपन से ही जानते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। हालांकि ये सब बातें आपको मालूम होगी, फिर भी एक बार रिवीजन कर लिया जाए महात्मा गांधी जी के बारे में। तो अबाउट ऑथर लिखा हुआ है, यानी लेखक के बारे में। तो लेखक के बारे में, यानी महात्मा गांधी जी के बारे में 2-4 शब्द हम लोग जान लेते हैं। और सबसे पहले इतना ठो वर्ड जानने के लिए आपको इसका हिंदी देखिए, मैं आपके लिए क्या किया हूँ इस वीडियोज में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी यहाँ पर नीचे लिख दिया हूँ इस सारा वर्ड का। देखिए, वर्ड पावर। तो वर्ड पावर सबसे पहले बच्चों आपका मजबूत होना चाहिए। यदि अगर आपका वर्ड पावर मजबूत नहीं रहेगा, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए बच्चों, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खैर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस साइड खड़ा हूँ। चलिए, तो फिर थोड़ा सा हम हट जाते हैं। ठीक है। चलिए, आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके
आप इसको याद कर लीजिएगा, चूँकि अच्छा इसका छोटा मोटा वर्ड भी था उसका हमने हिंदी लिख दिया है, और इस हिंदी से आपको यह चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड पावर मजबूत कर लेते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये सब मालूम होगा, फिर भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवीजन करने में कुछ नहीं जाता है हम लोगों का। तो देखिए, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, ये आपको मालूम ही होगा, फेमस इंसान यानी प्रसिद्ध हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्रता सेनानी। फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी। लीडर का मतलब होता है नेता, लीडर का मतलब क्या होता है? नेता। और LED लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, ठीक है। नेशनलिज्म NATIONALISM, नेशनलिज्म का मतलब होता है बच्चों राष्ट्रवाद। और AGAINST अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? खिलाफ। और सबसे अंतिम यहाँ पर है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है बच्चों? आत्मकथा। तो इसका आप लोग हिंदी इसको अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको ऊपर में जो हम अभी आपको समझाएंगे तो इससे आपको बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझ में आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके लिए लगभग सारे वीडियोज में ऐसा ही करूँगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो इन चीज़ों में। तो देखिए अगला जो है यहाँ पर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका हिंदी हो जाएगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। न्यूमरस आर्टिकल्स का मतलब हो जाएगा असंख्य लेख, न्यूमरस आर्टिकल्स का मतलब हो जाएगा असंख्य लेख। तो इतना तो आप स्क्रीनशॉट खास करके ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मैं इतना याद आपको कर लेना है, और इसके द्वारा हम लोग शुरुआत से अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये रहा लेखक का परिचय। तो लेखक का परिचय हम लोग फटाफट से पढ़ेंगे, और जो भी मैं आपको अभी वर्ड पावर बताया हूँ उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और हम यहाँ पर उसी वर्ड पावर का इस्तेमाल करेंगे इन सब चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, समरी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे, यानी अबाउट ऑथर, मैंने लेखक के बारे में। तो कहता है, पहला ही लाइन है यहाँ पर कि महात्मा गांधी इज़ वेरी फेमस इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो महात्मा गांधी इज़ वेरी फेमस, महात्मा गांधी बहुत, वेरी का मतलब हो गया बहुत, फेमस का मतलब हो गया प्रसिद्ध। तो महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे इन इंडिया, भारत में। आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी जी के बारे में भाई कौन नहीं जानता है। भारत की जो आज़ादी हुई, उन आज़ादी में महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो उन सब बातों से यहाँ लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी बहुत ही प्रसिद्ध थे भारत में, ठीक है। महात्मा गांधी क्या थे? बहुत प्रसिद्ध थे भारत में। एज बापू और राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी जी जो थे वह भारत में बहुत प्रसिद्ध थे और जाने जाते थे किस रूप में? बापू के रूप में और राष्ट्रपिता के रूप में। आप सभी जानते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। और बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में? तो बापू के नाम से भी महात्मा गांधी जी को बच्चों जाना जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि महात्मा गांधी बहुत ही प्रसिद्ध थे इंडिया में, और वे जाने जाते थे भारत में बापू के नाम से, और राष्ट्रपिता के नाम से वे हिंदुस्तान में जाने जाते थे। तो चलिए देखिए कितना बढ़िया से आपको समझा दिए इन सब चीज़ों का हिंदी में आपको बता दिया हूँ। फेमस का मतलब होता है बच्चों प्रसिद्ध, जैसे कि फेमस मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए कहता है, ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर who lead India as a leader of nationalism against British rule। तो अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा बच्चों? देखिए कहता है कि ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वह बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। वह बहुत बड़े क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। वाज का मतलब हो गया थे, है ना।
बीत चुका है समय, तो थे लगाएंगे। तो कहता है ही वाज अ ग्रेट, ग्रेट मतलब हो गया महान फ्रीडम फाइटर। देखिए हम आपको इसका हिंदी तुरंत बताए थे आपको अभी तुरंत की फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाया उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। जैसे भगत सिंह हो जाएंगे, वे भी फ्रीडम फाइटर थे, और महात्मा गांधी जी वे फ्रीडम फाइटर हो जाएंगे, सुखदेव, राजगुरु सारे के सारे फ्रीडम फाइटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही बात है कि ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। हु लीड इंडिया, जिन्होंने इंडिया को लीड किया। लीड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? नेतृत्व। क्या हो जाएगा? नेतृत्व हो जाएगा। अभी हम आपको इसका हिंदी भी बता चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। तो जिन्होंने इंडिया को लीड किया, इंडिया को क्या किया? लीड किया एक नेता के रूप में, है ना। नेतृत्व करना मतलब हो गया लीड करना, नेतृत्व करना। जिन्होंने इंडिया को नेतृत्व किया एक नेता के रूप में, नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उन्होंने भारत का नेतृत्व किया। नेशनलिज्म राष्ट्रवादी हो जाएगा यहाँ पर। अगेंस्ट ब्रिटिश रूल माना अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में भारत का नेतृत्व किया। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में भारत का नेतृत्व किया। तो चलिए यहाँ तक का हम लोग हिंदी जान गए, ठीक है। चलिए अगला लाइन कहता है ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोरबंदर गुजरात इंडिया। तो कहता है कि महात्मा गांधी जी का बॉर्न, बॉर्न का मतलब बच्चों क्या होता है? बॉर्न का मतलब हो जाएगा जन्म। बॉर्न का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? जन्म। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को। कौन नहीं जानता भाई महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 2 अक्टूबर को हुआ था। और कब हुआ था? 1869 को हुआ था। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वह गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो गुजरात में हुआ था। गुजरात का जगह था उसका नाम था पोरबंदर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो चलिए इन सब बातों को हम लोग सीख गए। कितना आसान है भाई इंग्लिश। बिहार बोर्ड वाले बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे सोचते होंगे इंग्लिश बहुत भारी है। नहीं भाई, इंग्लिश आसान है, इंग्लिश बहुत आसान है, ठीक है ना। अगला लाइन कहता है हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी मतलब उनके पिता का नाम। फादर्स मतलब जानबे करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा का। क्या हो जाएगा? का। तो उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था उनके पिताजी का? नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। एंड मदर्स नेम वाज पुतली बाई। मदर्स नेम वाज पुतली बाई। उनकी माँ का नाम हो जाएगा पुतली बाई और उनके पिताजी का नाम हो जाएगा बच्चों करमचंद गांधी। पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? करमचंद गांधी और उनकी माँ का नाम हो जाएगा पुतली बाई। आपको मालूम भी होगा। तो चलिए रिवीजन भी हो गया है ना जी। अगला लाइन कहता है हिज वाइफ नेम वाज कस्तूरबा बाई। वाइफ का मतलब आप लोग जानबे करते होंगे, वाइफ का मतलब क्या होता है? पत्नी। क्या होता है? पत्नी। हिज वाइफ नेम वाज कस्तूरबा बाई। उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा बाई। जानबे करते हैं आप लोग उनकी वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई। कोई कोई कस्तूरबा गांधी बोलता है, क्योंकि शादी उनका गांधी जी से हुआ तो कस्तूरबा गांधी भी आप बोल सकते हैं या कस्तूरबा बाई भी बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा आज का क्लास में। और इंग्लिश को हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ये मेरा वादा रहा, आपके ज्ञानेंद्र सर का वादा रहा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको आज से कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कहता है हिज ऑटोबायोग्राफी। देखिए कितना लंबा वर्ड है ना। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। क्या होता है बच्चों? आत्मकथा। अभी हम आपको इसका स्पेलिंग पहले ही बता दिए थे कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है बच्चों? आत्मकथा। तो हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उनका जो ऑटोबायोग्राफी था यानी उनकी जो आत्मकथा था, उनका एक पुस्तक था, उनकी जीवनी यानी उनका बारे में पूरा उस किताब में दिया हुआ है। उस किताब का क्या नाम हो जाएगा? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो एक उनका एक रचना है जिनका नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यह उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, माने उनके द्वारा खुद उन सारी चीज़ों को बताया गया है, लिखा गया है। तो उनका आत्मकथा का नाम क्या था या उनका ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम हो जाएगा? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। एंड
the numerous articles that he wrote for young India। और उन्होंने भारत के लिए, यंग इंडिया के लिए बहुत सारे आर्टिकल को, बहुत सारी चीज़ों को लिखा है हमारे यंग इंडिया के लिए। तो महात्मा गांधी जी, जानवे करते हैं आप लोग, भारत को तो आज़ादी दिलाए ही, बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने हमारे यंग इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ों को, रचनाओं को उन्होंने लिखा है। न्यूमरस आर्टिकल्स, बहुत सारी रचनाओं को उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग हिंदी जान गए। अगला कहता है कि महात्मा गांधी डैड, महात्मा गांधी की जो मृत्यु हो गई, डैड का मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। उनकी जो डेड हो गया मतलब मृत्यु हो गया, कब हो गया? ऑन जनवरी 1948, 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपसे, आप बता सकते हैं कि महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी थी? महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी थी? आप यदि अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी थी। ठीक है, यदि अगर आपको मालूम हो तो इन चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। उनकी मृत्यु हुई थी, उनको गोली मार दिया गया था, किन के द्वारा मार दिया गया था, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लोग जान गए कि उनका डेथ कब हो गया। अब देखिए ये सब चीज़ का तो हम आपको हिंदी का स्पेलिंग तो पहले बताइए दिए कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तभी आपको ऊपर वाला जो अभी था उसको आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समरी स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत की खूबसूरती है, जैसा कि मैंने आपको पहले जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ था वहाँ मैं आपको बताया था कि भारत की खूबसूरती क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं भारत के, देख सकते हैं ये सब चीज़ें। आपको इतना क्लासिकल डांस जो होता है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये भारत ही है जहाँ की इतनी खूबसूरती है और इतनी कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, सारी चीज़ें भाई भारत में ही है। और हम लोग झूठ मूठ का विदेशों का गुणगान करते हैं, भाई विदेश में ये है वो है। आप जाके देखिए भारत का जो सभ्यता और संस्कृति है ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि भारत को महान बनाती है ना। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पूर्वज है, हमारे जो पहले हो जाएंगे नटराज की मूर्तियां हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब है। चलिए, और ख़ास करके जो भारत की खूबसूरती है वो खास करके आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? तो आपको गांव में देखने को मिलेगी। आप यदि कभी गांव जाएंगे, जो भी बच्चे गांव से बिलोंग्स करते हैं तो उनको भारत की खूबसूरती का विशेष अनुभव करने का मौका मिला होगा, क्योंकि भारत की जो ओरिजिनल खूबसूरती है वो आपको गाँव में देखने को मिलेगी। गाँव में बहुत चीज़ें हैं। चलिए खैर आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है ना, चलिए समरी यहाँ से स्टार्ट होता है। जब बच्चों देखिए समरी का मतलब होता है सारांश। समरी का मतलब क्या होता है जी? सारांश। क्या होता है? सारांश। ठीक है, और सारांश जो है आपका एग्जाम में 100% पूछेगा। आज तक ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ है जब सारांश नहीं पूछा गया है। तो सारांश तो आपको पूछेगा ही। तो इस सारांश का आप क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और उसको आराम से कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और उसको बढ़िया से समझ करके एग्जाम में लिख के चले आइएगा। तब देखिएगा आपको बहुत खुशी मिलेगा कि ज्ञानेंद्र सर का क्लास किए और मेरा 5 नंबर यहाँ से सर हमको दिलवा दिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्लास में देखते हैं और आगे समरी को पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताया कि इसका हिंदी भी आपको हम बताएंगे, तो सबसे पहले आप लोग इसका हिंदी देख लीजिए, वर्ड पावर हम लोग मजबूत कर लेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि इंग्लिश का वर्ड मीनिंग बहुत मजबूत है। देखिए क्या कीजिएगा बच्चों, क्लास में सब तरह का बच्चा रहता है तो हमको सबको लेके चलना है। तो चलिए हिंदी इसका देख लेते हैं। सबका साथ सबका विकास है ना जी। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका हिंदी देखते हैं। ठीक है ना, तो वर्ड पावर तो मजबूत होना ही चाहिए, बिना वर्ड पावर का तो मज़ा ही नहीं आएगा क्लास में। कहता है कि रिटेन, रिटेन का मतलब आप लोग कितना आसान है ना, बोले थे ना पूरा एक लाइन बाय लाइन का हिंदी बता देंगे, कितना आसान सब हिंदी देखिए लिखा हुआ है। कहता है रिटेन, रिटेन का मतलब हो जाएगा लिखा हुआ, यानी लिखा गया। ठीक है, आपको याद हो गया राइट नहीं था, राइट मतलब लिखना, तो रिटेन मतलब क्या हो जाएगा? लिखा हुआ। ठीक है, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज। पूर्वज कौन हो जाएंगे भाई? हमारे पिताजी के पिताजी, वो सब क्या हो जाएंगे? मेरे लिए पूर्वज ना हो जाएंगे। तो कहता है एंसेस्टर्स का मतलब हो जाएगा पूर्वज। बिटेन, बिटेन का मतलब होता है हराया जाना या पराजित करना। ठीक है, बिटेन का मतलब हो जाएगा हराया जाना या पराजित करना। ठीक है, PATH, पाथ का मतलब हो जाएगा रास्ता। पाथ का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? रास्ता हो जाएगा। अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड का मतलब हो जाएगा असंतुष्ट। ऑल देखिए यहाँ लगा हुआ, संतुष्ट नहीं बल्कि असंतुष्ट। अनसेटिस्फाइड का मतलब हो जाएगा असंतुष्ट। इंडल्ज, INDULGE, इंडल्ज का मतलब हो जाएगा लिप्त। ठीक है, पैशंस का मतलब हो जाएगा PASSIONS, पैशंस का मतलब हो जाएगा जुनून। ना कहता है मेरा ये पैशंस है, मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है, मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ये मेरा पैशन है। ठीक है,
FORBADE, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब हो जाएगा मना करना, ठीक है ना। फॉरवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मना करना, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है आप ले लिए होंगे, ठीक है ना। नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगला है, फॉरवर्ड का मतलब आप लोग जान गए मना करना। रॉबर्स का मतलब होता है लुटेरा। रॉबर्स का मतलब क्या होता है, लुटेरा, यानी जो कि हमारी चीज़ों को, हमारी वस्तुओं को लूट लेता है, उसको लुटेरा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि आपको समरी में इसका काम आने वाला है, ठीक है ना जी। कहता है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना, ठीक है। एडॉप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, गोद लेना। वर्शिप, WRSHIP, वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स का मतलब हो जाएगा सामग्री की पूजा या वस्तुओं की पूजा। वर्शिप ऑफ द मटेरियल मतलब क्या हो जाएगा, सामग्री की पूजा या फिर वस्तुओं की पूजा। हेटर, हेटर का मतलब हो जाएगा नफरत। हेटर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, नफरत, ठीक है ना। नहीं कहता आई हेट यू, ठीक है ना। चलिए तो सुटेड का मतलब हो जाएगा SUITED, सुटेड का मतलब हो जाएगा अनुकूल, ठीक है। RUIN, रुइन का मतलब हो जाएगा बर्बाद करना, छिन भिन कर देना, ठीक है। रेस्टलेस बर्ड का मतलब हो जाएगा बेचैन चिड़िया। रेस्टलेस बर्ड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बेचैन चिड़िया। तो चलिए इतना ठोका आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, जब आप इसका समरी पढ़िएगा घर में तो आपको ये सब चीज़ आपको बहुत काम आने वाला है। अब देखिए इतना तो हम लोग इसका समरी अब पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही समरी है, ठीक है ना। बहुत को लग रहा होगा बहुत बड़ा है ना जी। अब 5 नंबर लेंगे तो मेहनत तो करना ना पड़ेगा जी, ठीक है। कहता है कि दिस समरी, ठीक है, दिस समरी, दिस समरी यानी कि यह जो समरी है, यानी दिस ऐसे, ठीक है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या दिस समरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कहता है दिस ऐसे, ठीक है, दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। यह जो समरी है, यह जो ऐसे है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए यह जो चैप्टर है आपका यह ऐसे है। ऐसे का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, निबंध। ऐसे का मतलब क्या हो जाएगा, निबंध, है ना, ठीक है ना। तो यह जो निबंध है या यह जो समरी है, जिनका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हैज बीन रिटेन बाय, लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के जो द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ तक का हिंदी समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, यह जो चैप्टर है, यह जो ऐसे है, वह लिखा गया है बच्चों, रिटेन बाय, लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए यहाँ तक का आपको हिंदी समझ में आ गया होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत। रिटेन बाय मतलब लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, दिस ऐसे, यह जो निबंध है, दिस ऐसे हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। यह जो समरी है, यह जो ऐसे है, यह जो निबंध है, वह लिया गया है, हैज बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है, ठीक है। यह जो ऐसे है वह लिया गया है हिज ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है, जिसका आत्मकथा का क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उनका जो एक आत्मकथा है, उस आत्मकथा से यह ऐसे लिया गया है, ठीक है। याद हो गया होगा आपको। कहता है इन दिस ऐसे, इस निबंध में, इनका मतलब क्या हो गया, में। तो कहता है इन दिस ऐसे, इस निबंध में महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस निबंध में, इन दिस ऐसे, इस निबंध में महात्मा गांधी जी टॉक्स यानी बातचीत करते हैं, बताते हैं, बातचीत करते हैं, अबाउट के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में इस निबंध में महात्मा गांधी जी बताते हैं, महात्मा गांधी जी चर्चा करते हैं, हम लोग को बताते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी जी हम सभी को इस निबंध में बताते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हिंदी समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता आगे ही सेज, ठीक है ना, यहां से देखिए, ही
he says that Indian civilization is better than वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसका हिंदी फिर से देखिएगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि इंडियन, वह कहते हैं, इस निबंध में उन्होंने कहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो बेटर है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत महान है। किनसे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। वेस्टर्न का मतलब हो गया पश्चिमी, होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति जो है, यानी यूरोप की जो सभ्यता और संस्कृति है, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो बेटर है, वो ज़्यादा महान है, वो अच्छा है। कहाँ का सभ्यता और संस्कृति अच्छा है भाई, बताना आप लोग। भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अच्छा है, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से अच्छा है। अच्छा है कि नहीं है, महान है कि नहीं है, बताइए। हमारा प्यारा भारत महान है कि नहीं है? तो हमारा कल्चर भी तो महान है। आप विदेश में जाके देखिए, वहाँ का कल्चर वैसा नहीं है। हम लोग अपने माता पिता का पैर छू के प्रणाम करते हैं, हाय डैड, हेलो मॉम, ये सब नहीं चलता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ माता पिता को पैर छू के प्रणाम किया जाता है ना। तो यही तो हमारा कल्चर है। हम लोग बड़ों का पैर छू के प्रणाम करते हैं। आप इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में आप किसी को बोलिएगा यू बोलिएगा। हम लोग बड़े मिलते हैं तो उसको आप कह करके संबोधित करते हैं। भारत की यही तो सभ्यता और संस्कृति है ना, जो कि हम लोगों को महान बनाती है। तो इन सब चीज़ों को महात्मा गांधी जी ने अपने एसे में बताया है। चलिए अगला लाइन कहता है, ही सेज, वह कहते हैं, दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, वह कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में उन्होंने कहा है, ही सेज, वह कहते हैं कि दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। हमारा जो सभ्यता और संस्कृति है, इंडियन सिविलाइजेशन यानी जो भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, वो बीटेन नहीं हो सकती है, वो खत्म नहीं हो सकती इस संसार से। सही बात भी है। हमारी जो सभ्यता और संस्कृति ये क्या कभी खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। क्यों नहीं खत्म होगी? तो अगला लाइन वही है, कहता है बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ, वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स। देखिए लाइन क्या कहता है, दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वह कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, उन सभ्यता और संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने उस कल्चर को चलाया है, उनको बनाया है। बताइए, हमको पैर छूना किसने सिखाया है? मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने। तो ये जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है, चाहे हर रूप में ले लीजिए आप, ठीक है ना, तो भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो कोई भी कभी भी बिटेन नहीं हो सकता है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इस संसार से। क्योंकि हम लोग जो फॉलो करते हैं, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, फॉलो मतलब अनुसरण करना, यानी नहीं कहता फॉलो मी, तो अनुसरण करना। तुम मेरी बातों को, जैसे आप लोग मेरी बातों को फॉलो करते हैं, तो कहता है कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं। किस रास्ते पर? जिस रास्ते को हमारे पूर्वज ने हमारे लिए बनाया है। हमारी सभ्यता और संस्कृति को हमारे पूर्वज ने मेरे लिए बनाया है, और हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं जो कभी खत्म होने वाला बच्चों नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, कहते हैं गांधी जी सेज, फिर गांधी जी कहते हैं से मतलब कहना, गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। क्या बात है, गांधी जी ने कहा है ये जो दिमाग है, ये बेचैन चिड़िया है, बेचैन रहता है मनुष्य का। ये जो माइंड है ये बेचैन रहता है, ठीक है ना, ये क्या रहता है? बेचैन। गांधी जी ने माइंड को क्या कहा है? इस दिमाग को कहा है रेस्टलेस बर्ड, जो कि कभी भी रेस्ट नहीं करता है, हर वक्त कुछ ना कुछ चाहता है।
मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। तो गांधी जी ने माइंड को कहा है, इस हमारे दिमाग को कहा है कि जो दिमाग है यह रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। क्या बात है। गांधी जी ने कहा है ये जो दिमाग है यह रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन चिड़िया है, ठीक है ना। द मोर इट, ठीक है ना, द मोर इट गेट्स, इसे आप जितना देंगे वह इतना और चाहेगा। यह दिमाग कभी भी संतुष्ट नहीं होता है ना, इसको और चाहिए। आपके पास पैसा है तो आप चाहिएगा हमको और पैसा चाहिए। आपके पास अगर साइकिल है तो आप सोचते होंगे हमको मोटरसाइकिल हो जाए, और जिसके पास मोटरसाइकिल है वो सोचता है हमको कार हो जाए, और जिसके पास कार है वो सोचता है मेरे पास में एरोप्लेन हो जाए। तो यह जो दिमाग है यह रेस्टलेस बर्ड है, यह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। कभी किसी का दिमाग, कभी किसी का मन कभी खुश हुआ है क्या? नहीं, है ना। उसको हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा जागृत होते रहता है, ठीक है ना। अगला लाइन कहता है सो, देखिए ऊपर लाइन आ गया है, कहता है सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस। इसीलिए हम लोगों को जो अपना जुनून है, हमारा जो पैशन है वह जुनून है, इन सब चीज़ों को वश में करना चाहिए, इन सब चीज़ों को बस में करके रखना चाहिए, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर आपको पैशन बताए थे कि नहीं बताए थे? पैशन का मतलब क्या होता है बताइए? तो जुनून नहीं बताए थे। पैशन का मतलब जुनून नहीं बताया। देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए है ना, पैशन का मतलब होता है जुनून, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं ना, तो ये सब चीज़ को आप लोग याद कीजिए, ठीक है ना। स्पेलिंग पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। पैशंस का मतलब जुनून। तो कहता है कि सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों को अपने दिमाग में हम हमेशा लिप्त नहीं होना चाहिए। हर वक्त दिमाग की मत सुना कीजिए, ठीक है ना। लोग कहते हैं दिमाग की सुनो भाई, दिल की मत सुनो, क्योंकि दिल धोखा भी दे सकता है लेकिन दिमाग धोखा नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो चलिए वो सब बातें अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि हाँ, इसलिए सो वी शुड नॉट नहीं, तो हम लोगों को अपने पैशन में, ठीक है ना, हर वक्त आपको उस चीज़ों में जुनून में सवार नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए गांधी जी अगला लाइन कहते हैं, गांधी जी फॉरबिड, ठीक है ना। फॉरबिड का मतलब बताए थे मना करना ना जी। तो गांधी जी फॉरबिड अस टू लिव इन सिटीज। गांधी जी हम लोग को मना करते हैं कि भाई तू शहर में मत रहना, ठीक है ना, तू शहर में मत रहना, शहर में आप मत रहिए, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स। गांधी जी कहते हैं कि शहरों में, ठीक है ना, गैंग्स ऑफ थीव्स हैं, वहाँ चोर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब चलिए भाई, शहर के लोग कहेंगे क्या कि सर हम लोग चोर हैं क्या? नहीं, गांधी जी ने ऐसा कहा है कि शहर में जो लोग सब बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कि गांधी जी मना करते हैं कि तुम शहर में मत रहना, गांव में रहोगे तो गांव की सभ्यता और संस्कृति सीखोगे। शहर में जाओगे तो वो जो तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति है इसे चुरा लेगा और तुम लास्ट में खाली हो जाओगे, तब तुम विदेश की सभ्यता और संस्कृति को चुन लोगे। तुम भारत का जो चीज़ें हैं, भारत जैसे कि हम लोग हिंदुस्तान में बहुत सब चीज़ का घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए हम लोग घड़े का, मटके का पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा खुद का इंडियन है। मटके का पानी बहुत मज़ा आता है पीने में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, शहर में आए, शहरी चीज़ों को देखा मैंने क्या किया, फ्रिज का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, फ्रिज का इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को कहाँ से सीखा? शहर से सीखा। उस शहर ने क्या किया, मेरा अपना खुद का जो कल्चर था उसको चुरा लिया, उसको लूट लिया। उसका मतलब ये नहीं कि मेरा सारा संपत्ति लूट लिया, मतलब जो मेरा कल्चर था उसको ख़त्म कर दिया। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं फॉरवर्ड हम लोग को मना करते हैं कि वी शुड नॉट, कहते हैं आगे कि अस टू लिव, कहते हैं बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव। चलिए ठीक है, कहते हैं कि हम लोगों को शहर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वहाँ लुटेरे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एंड रॉबर्स, लुटेरा बैठे हुए हैं, हु लूट अस, जो हम लोगों को लूट लेंगे, है ना। हम लोगों को क्या करेंगे, लूट लेंगे, हमारी जो कल्चर है उसको धूमिल कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को शहर वालों से नहीं, शहर से बच के रहना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसे में तो बहुत बवाल खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ही परसुएड्स, ठीक है, ही परसुएड्स
अस दैट वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वह हम लोग को मना करते हैं कि ही परसुएट अस दैट वी शुड नॉट एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब आप लोग जान गए होंगे, गोद लेना। वो हम लोग को मना करते हैं, गांधी जी मना करते हैं हम लोगों को कि हमको जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति जो है, उन चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है, उन चीज़ों को गोद नहीं लेना है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है इस चीज़ को लेके चलना है। हम लोगों को जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति है, विदेश का जो कल्चर है, इस चीज़ को गोद नहीं लेना है, इस चीज़ों को नहीं सीखना है। कहाँ का? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को गोद नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखिए। बिकॉज कहते हैं, बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स दैट मेक अस लेजी। जो विदेश की जो सभ्यता और संस्कृति है, यदि इस चीज़ों को यदि अगर हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो विदेश की जो सभ्यता और संस्कृति है वो संस्कृति नहीं है, वो सामग्री की पूजा है। जैसे मैंने आपको अभी फ्रिज का एग्जांपल दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, विदेश की सभ्यता और संस्कृति को एडॉप्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को एडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सभ्यता और संस्कृति है वो केवल सामग्री की पूजा है, वो रियल में वो महान नहीं है। यदि अगर हम लोग उन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं और उन चीज़ों को ले लेते हैं, ठीक है ना, तो दैट मेक अस लेजी, तो वह हम लोगों को क्या करेगा, आलसी बना देगा। अगर हम लोग विदेश की सभ्यता और संस्कृति को एडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, तो वह मुझे क्या बना देगा, आलसी बना देगा, है ना। तो पहले आप लोग जानवे करते थे, पहले क्या होता था कि महिलाएं सब जो होती थी गांव वगैरह सब में क्या होती थी, आप लोग तो पता नहीं जानते होंगे नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या होता था कि सिल्ला लोढ़ी वगैरह रखा जाता, तो माँ लोग क्या करती थी, सिल्ला लोढ़ी से एकदम मसाला उसाला को एकदम पीसती थी, और उसमें भी जितना बचता था एकदम चारों तरफ से एकदम निकाल के काट कर निकाल लेती थी। तो ये सब चीज़ चलता था। लेकिन आप देख लीजिए, नया मिक्सी उक्सी आ गया, एक बार दिया एकदम बन के रेडी हो जाता है। तो ये सब चीज़ क्या हो रहा है, हम लोगों को आलसी बना रहा है। क्या बना रहा है, आलसी बना रहा है। ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए, हम ये नहीं कहेंगे कि अब हमेशा वही चीज़ में हम लोग को लिप्त रहना है, तो कल्चर की बात की जा रही है, ठीक है। एट लीस्ट, ठीक है, एट लास्ट ही सेज ही इज नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी अगला लाइन में कहते हैं, महात्मा गांधी एट लास्ट अंतिम में कहते हैं, ही इज नॉट हेटर। भाई मैं पश्चिमी जो सभ्यता और संस्कृति है उसका हेटर नहीं हूँ, उसका नफरत करने वाला नहीं हूँ, मैं उसे हेट नहीं करता हूँ, मैं उसे नफरत नहीं करता हूँ, ठीक है ना। विदेश की जो सभ्यता और संस्कृति है वो अच्छा है, वो उन लोगों के लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं है अच्छा। मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। महात्मा गांधी जी कहते हैं मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। हेट करना नहीं होता, हेट मतलब नफरत करना। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं विदेश की जो सभ्यता और संस्कृति है मैं उससे हेट नहीं करता हूँ, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुटेड फॉर द यूरोपियंस। यह जो है सूट करेगा किसको, यूरोपियन को, ठीक है ना। देखिए, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हम जो हैं विदेश की सभ्यता और संस्कृति से नफरत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि विदेश की जो सभ्यता और संस्कृति है वह उसको सूट करेगा, वह उसको अच्छा लगेगा, उसके लिए महान है। वह किसको सूट करेगा, वेस्टर्न वालों को, यूरोपियंस को। तो यूरोपियन की सभ्यता और संस्कृति किसको अच्छा लगेगा, यूरोपियन वाले को। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि यूरोपियन जो है उन लोगों को विदेश की जो सभ्यता और संस्कृति है, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह यूरोपियन को सूट करेगा, वह उनको अच्छा लगेगा। बट यदि, ठीक है ना, बस यही 2 लाइन है, कहता है बट, लेकिन, ठीक है, बट का मतलब लेकिन, बट इफ वी कॉपी इट, यदि अगर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको एकदम कॉपी कर लेते हैं, पूरा का पूरा विदेशी बनने की कोशिश करते हैं, सारा विदेश का कल्चर को अपना लेते हैं, ठीक है ना, तो इट मीन्स रुइन फॉर इंडिया। यह इंडिया को, इट मीन्स रुइन फॉर इंडिया, यह इंडिया को बर्बाद कर देगा, छिन्न भिन्न कर देगा। यह भारत की जो है सभ्यता और संस्कृति को छिन्न भिन्न कर देगा, बर्बाद कर देगा।
यदि अगर हम लोग विदेश की सभ्यता और संस्कृति को एडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, तो भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो ख़त्म हो जाएगी और यह हम लोगों को रुइन कर देगा, छिन्न भिन्न कर देगा, बर्बाद करके रख देगा। सही बात है कि नहीं जी? अब देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। महात्मा गांधी के ज़माने में क्या क्या हुआ करता था। खैर अब तो नया ज़माना है, मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न चीज़ों को सीखना चाहिए। लेकिन हम लोगों को अंत में, मैं यही लाइन अंत में आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि ठीक है ना, मॉडर्न दिखना है बट अपना संस्कार को बचा के चलना है। ठीक है, मॉडर्न दिखने के चक्कर में अपना संस्कार जो है, अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है, उन चीज़ों को आप कभी नहीं भूलिएगा। चाहे आप कितना भी बड़ा शहर में क्यों ना चल जाइए, आप अपनी सभ्यता और संस्कृति जो है, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो माता पिता हैं, वो जो आपको सिखाए हैं, उन चीज़ों को आप हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों, आपको कैसा लगा आज का समरी? और ये आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर आपको दिलाने वाला है और बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद आपको आज का क्लास बहुत मज़ा आया होगा और मैंने अपना आपको 100% देने की कोशिश की और आपको लाइन बाय लाइन समझाने का कोशिश किया। चाहता तो इस वीडियो को मैं 5 से 7 मिनट में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने केवल आपके लिए लाइन बाय लाइन हिंदी को समझाया है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले अपने प्यारे सर ज्ञानेंद्र सर के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके अवश्य जाइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का।